हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा रिव्यू ऑफ इंडिया चैनल फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है स्ट्रोक, जो कि ब्रेन में होता है। हमारे ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है, जो खून का संचार है, अगर उसमें रुकावट आ जाए या जो हमारी ब्रेन की आर्टरीज है जो सप्लाई कर रही है वो फट जाए, रप्चर हो जाए, उनमें हैमरेज हो जाए, तब हमें स्ट्रोक की कंडीशन हो सकती है। तो आज हम स्ट्रोक के बारे में जानेंगे कि स्ट्रोक कैसे होता है, और उसके पहले हम ये जानेंगे कि वो कौन सी आर्टरीज हैं जो हमारे ब्रेन को सप्लाई करती हैं, हमारे ब्रेन का संचार करती हैं ब्लड का, ऑक्सीजन का, और उनमें रुकावट होने पर हमें स्ट्रोक कैसे और क्यों हो सकता है। आज हम स्ट्रोक के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन होता है वो एक 6 पाउंड का ही वेट का होता है। काफी कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है ये, सॉरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है ये। ठीक है, अगर हमारा ब्रेन है तो ही हम सारे फंक्शन कर पाते हैं। अगर हमारा ब्रेन में कुछ भी डिसफंक्शन होता है तो हम अपने फंक्शन नहीं कर पाएंगे, हमारी लोअर बॉडी हमारा साथ नहीं देगी। इस कारण से ब्रेन के फंक्शन में अगर रुकावट आ जाती है तो स्ट्रोक की कंडीशन बनती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई को देखेंगे कि कौन कौन सी आर्टरीज हैं जो उसका ब्लड सप्लाई करती है, और फिर हम देखेंगे हमारे स्ट्रोक के बारे में और स्ट्रोक होने के कारण के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो बाकी और सिस्टम की तरह जितने भी सिस्टम है हमारी बॉडी में, नर्वस सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इन सब सिस्टम की तरह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी, यानी कि हमारी ब्रेन को भी हमेशा ऑक्सीजन और नरिशमेंट की जरूरत रहती है। अगर हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, प्रॉपर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं होगा, तो क्या हमारा ब्रेन ठीक से फंक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हमारे ब्रेन के फंक्शंस में रुकावट आने लगेगी और हमें स्ट्रोक जैसी कंडीशन भी बन सकती है। तो ब्रेन में सबसे ज़्यादा हाई ऑक्सीजन डिमांड रहती है। ठीक है, हमारा ब्रेन बहुत सारा फंक्शन करता है। ऑलमोस्ट सारे फंक्शन जो कंट्रोल होते हैं वो ब्रेन के थ्रू ही होते हैं। हमारे ब्रेन में हमेशा सबसे ज़्यादा हायर डिमांड रहती है ऑक्सीजन की। ठीक है, जब हम रेस्ट पे रहते हैं तब भी 1/5 ऑफ दी हमारी बॉडी का जो ऑक्सीजन है वो ब्रेन लेता है। अगर आप काम कर रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा नीड रहती ही रहती है, साथ ही जब हम रेस्ट करते हैं तब टोटल ऑक्सीजन में से 1/5 पार्ट जो होता है उस ऑक्सीजन का, तो वो हमारा ब्रेन तब भी लेता है रेस्ट के टाइम पे। ठीक है, अगर हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाए या ऑक्सीजन कम हो जाए, लो हो जाए, तो इस कारण से कुछ ही मिनटों में हमारे सेल की डेथ हो जाएगी। हमारे जो सेल हैं वो मर जाएंगे, उनमें से आयरन और वाटर का लीकेज होना शुरू हो जाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रेन के लिए सबसे जरूरी है ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, नरिशमेंट, इवन एट रेस्ट। रेस्ट पे भी ब्रेन को ये सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है। अब हम देखेंगे कि हमारी ब्रेन का जो आर्टेरियल सप्लाई है कि किस किस आर्टरी से हमें ब्रेन को ब्लड मिलता है, उनके बारे में देखेंगे। तो हमारे ब्रेन के ब्लड सप्लाई के लिए 2 पेयर्ड आर्टरीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं। 2 आर्टरीज होती हैं जो कि जोड़ों में रहती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे ब्लड के सप्लाई के लिए ब्रेन को।
पहली होती है हमारी वर्टिब्रल आर्टरी, दूसरी होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, जोड़ों में रहती है ये, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड रहती है। दो होती है वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये जो आर्टरीज होती हैं ये हमारे नेक से उगती हैं, हमारी गर्दन से उगती हैं और ऊपर की तरफ आती हैं हमारे क्रेनियम में। क्रेनियम क्या है? हमारे खोपड़ी, हमारा ब्रेन, उसको हम क्रेनियम कहते हैं। तो ये दोनों आर्टरी गर्दन से शुरू होती हैं और ऊपर की तरफ आती हैं हमारे क्रेनियम में। पहली आर्टरी हमने देखी थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रहती है वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है बहुत बड़ी इलास्टिक आर्टरीज होती हैं जो कि दो सप्लाई देती हैं, एक तो हमारे नेक को, दूसरा हमारे ब्रेन को। ठीक है, नेक को जो सप्लाई जाता है वो करती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और जो ब्रेन को सप्लाई जाता है उसको कहते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो सप्लाई करती है हमारे ब्रेन को और हमारे नेक को। तो इसकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो ब्रांच होती है वो हमारे नेक को सप्लाई करती है। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रांच होती है वो हमारे ब्रेन को सप्लाई करती है। तो दो जोड़ों में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यानी कि वो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड रहती है। तो दो जोड़ों में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को सप्लाई करती है जो कि ब्रांच होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। फिर आती है हमारी वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है वो एक मेजर आर्टरी होती है नेक की, जो कि हमारी सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच होती है। ये हमारी सब क्लेवियन जो आर्टरी है इसकी ब्रांच होती है हमारी वर्टिब्रल आर्टरी। इस तरीके से गर्दन में होते हुए ऊपर आती है ये दोनों साइड से, राइट वर्टिब्रल आर्टरी और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो दो मेन आर्टरीज हुई हमारी। पहली है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कॉमन ब्रांच है हमारी किसकी? कॉमन कैरोटिड आर्टरीज की। फिर दूसरी होती है हमारी राइट वर्टिब्रल और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी जो कि हमारी ब्रांच होती है किसकी? सब क्लेवियन आर्टरी की। ठीक है, अब जब हम क्रीनियल वॉल्ट में आते हैं यानी कि जब अब ये दोनों जो आर्टरीज हैं ये हमारी खोपड़ी में एंटर कर गई, ठीक है, तब इन आर्टरीज ने टर्मिनल ब्रांचेस बनाई। ये टर्मिनल ब्रांचेस एक दूसरे से एनास्टमोटिक सर्कल में बंधी होती हैं जिन्हें हम सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं। एनास्टमोटिक सर्कल क्या होता है कि छोटी छोटी आर्टरीज से मिलके एक झुंड ऑफ आर्टरीज बना दे तो उसे हम एनास्टमोसिस कहते हैं। और यही छोटी छोटी आर्टरीज मिलके एक सर्कल बना लेती हैं जिन्हें हम सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं। ठीक है, इस सर्कल से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं जो कि सप्लाई करती है हमारे सेरिब्रम को। बाकी का जो पार्ट बचा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जैसे कि पॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, इनका भी सप्लाई हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज की छोटी छोटी ब्रांचेस करती है। ठीक है, सर्कल ऑफ विलिस से जो ब्रांचेस निकली छोटी छोटी उन्होंने सेरिब्रम को सप्लाई किया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और जो पार्ट बच गए जैसे पॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, इनको सप्लाई किया वर्टिब्रल आर्टरी की छोटी छोटी ब्रांचेस में। अब आता है सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस जो होता है एक आर्टीरियल एनास्टमोसिस होता है ब्रेन का, यानी कि छोटी छोटी ब्रांचेस मिलकर आर्टरीज की एक झुंड बना लेती है जिन्हें हम सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं। अब ये जो एनास्टमोसिस फॉर्म होता है ये बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ सेरिब्रल पार्ट का होता है, यानी कि
राइट और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरीज जो होती हैं ये दोनों स्टार्ट करती हैं सर्कल ऑफ विलिस को बनाना। ठीक है, जो अनास्टोमोसिस बनना शुरू हुआ उसमें हमारी दो जो आर्टरी हैं, राइट और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, उन्होंने शुरुआत करी सर्कल ऑफ विलिस को बनाने की, जो बाद में मिलके एक सिंगल आर्टरी बनाती है जिन्हें बेसिलर आर्टरी कहते हैं। तो सर्कल ऑफ विलिस जो होता है ये मेन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्रेन के सप्लाई के लिए। सर्कल ऑफ विलिस में बहुत सारी आर्टरीज होती हैं जिनमें से पहली तो होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, राइट और लेफ्ट दोनों साइड रहती है। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये भी लेफ्ट और राइट दोनों साइड है। फिर आती है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये सिर्फ एक साइड है सेंटर में। फिर आती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये भी लेफ्ट और राइट दोनों साइड रहती है। फिर आती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये भी लेफ्ट और राइट दोनों साइड रहती है। अब जो हमारा सर्कल ऑफ विलिस होता है वो हमारे सब एरेक्नोइड स्पेस में रहता है इंटरपेंडिकुलर सिस्टम के साथ। सब एरेक्नोइड स्पेस क्या होता है, ये हमारे तीन जो मेनिंजेस हैं उनके बीच का एक स्पेस है, सब एरेक्नोइड स्पेस, जिसमें हमारा सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो होता है ब्रेन का, वो हमारा फ्लूइड रहता है। उसी फ्लूइड के स्पेस में सर्कल, सब एरेक्नोइड स्पेस में ही हमारा सर्कल ऑफ विलिस होता है। यहाँ पे एक छोटा सा होल स्पेस रहता है जिसे हम इंटरपेंडिकुलर सिस्टम कहते हैं, वहां पे हमारा सर्कल ऑफ विलिस जो है वो रहता है। ठीक है, ये इसके चारों तरफ एक ऑप्टिक काइज्मा रहता है और इनफेंडिबुलम रहता है। ठीक है, ऑप्टिक काइज्मा इसके चारों तरफ रहता है हमारे सर्कल ऑफ विलिस के चारों तरफ, और इनफेंडिबुलम जो है सर्कल ऑफ विलिस के चारों तरफ रहता है। अब हमारा जो ये ऑप्टिक काइज्मा होता है ये एक एक्स के शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि क्रॉस करता है ऑप्टिक नर्व्स को। एक्स शेप का ये इसलिए होता है कि ये हमारा आई बॉल जो होती है उससे कनेक्ट रहता है। तो राइट वाला जो है वो क्रॉस करता है लेफ्ट साइड, और लेफ्ट वाला जो है वो क्रॉस करता है राइट साइड, इसलिए एक्स के आकार का बनता है। उसी के पास हमारा सर्कल ऑफ विलिस भी रहता है। ठीक है, अब ये इनफेंडिबुलम क्या होता है, ये एक कॉनिकल आउट पाउचिंग आर्टरीज रहती है, इंट्राक्रीनियल आर्टरी रहती है जो कि नैरो स्पेस बना के रहती है। इसी ये जो इनफेंडिबुलम आर्टरी और ये ऑप्टिक काइज्मा है, ये चारों तरफ से घेरे हुआ रहता है हमारे सर्कल ऑफ विलिस को। अब राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज निकलना शुरू होती हैं और फॉर्म करती हैं पहला राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरीज। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरीज से निकली हमारी राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज। ठीक है, अब राइट और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज जो हैं वो निकली है हमारी लेफ्ट और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज से। ठीक है, अब जो लेफ्ट और राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो निकलती है हमारी बेसिलर आर्टरी से, जो कि बाद में जाके टर्न होके एक यूनियन बनाती है, हमारी लेफ्ट और राइट वर्टिब्रल आर्टरीज का यूनियन बनाती है। फिर हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो होती है वो एक ब्रांच देती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, जस्ट उसके डिवीजन के पहले, उसकी टर्मिनल ब्रांच के पहले। ठीक है, तो वो एंटीरियर और मिडिल सेरिब्रल आर्टरीज वहां से निकलती है। तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज जो होती हैं वो बनाती हैं एंटीरो लेटरल पोर्शन ऑफ सर्कल ऑफ विलिस का, और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी जो होती है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है सर्कल में। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ने क्या किया, ब्रांचेस निकाली इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज में से,
जस्ट उसके डिवीजन के पहले उसके टर्मिनल ब्रांचेस में से, जो एंटीरियर और मिडिल सेरेब्रल आर्टरीज थी। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ने क्या किया, उसने एंटीरोलेटरल पार्ट जो था सर्कुलर वेन्स का, उसको सप्लाई किया। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ने कोई पोर्शन कवर नहीं किया, उसने डायरेक्ट सप्लाई किया। अब दो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज जो हैं आपस में कम्युनिकेट करती हैं और बनाती हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ हमारा सर्कल ऑफ विलिस होता है। ये हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज, ठीक है, ये लेफ्ट और राइट वर्टिब्रल आर्टरी, इनने मिलके बनाई हमारी बेसिलर आर्टरी। ठीक है, अब ये बेसिलर आर्टरीज ने पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज दी दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट साइड। फिर यहाँ से हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज निकली दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट। फिर यहाँ से हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकली राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे यहाँ से कम्युनिकेशन बना एक एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज का, और जब एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ने मिलकर बनाई मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, जो कि डायरेक्ट सप्लाई कर रही है हमारे सर्कल ऑफ विलिस को। ठीक है, ये हमारी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और ये हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये आर्टरीज मिलके हमारा बनाती हैं सर्कल ऑफ विलिस। अब एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो होती है वो बहुत छोटी ब्रांच होती है, दो टर्मिनल ब्रांचेस से मिलके बनती है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो ये हमारी रही एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का सप्लाई। ये जितना भी ब्लूइश एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ सब पे हमारा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का सप्लाई रहता है। फिर आता है हमारा मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो होती है वो बहुत लार्ज टर्मिनल ब्रांच रहती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का। ठीक है, हमारी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी स्मॉल टर्मिनल ब्रांच है और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो है वो लार्ज टर्मिनल ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का। ये जितना भी येलो एरिया है इसका सप्लाई करता है हमारा मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। अब आती है हमारी वर्टिब्रल आर्टरी। जो राइट और लेफ्ट हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं, ये देखिए ये राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज जो होती हैं वो डिराइव करती हैं, सबसे पहले बनाती हैं वो सबक्लेवियन आर्टरीज से आती हैं और ऊपर की तरफ गर्दन में जाती हैं और इन दी फोरामेन ट्रांसवर्सिया की तरफ से होते हुए वो नेक में एंटर करती हैं। फिर ऊपर की तरफ जाती है हमारी 6 नंबर की सर्वाइकल वर्टिब्रा में, वहां से वो एंटर करती है हमारी क्रीनिंग कैविटी में, यानी कि हमारी खोपड़ी में। किसके थ्रू? फोरामेन मैग्नम के थ्रू, जो कि हमारे एंटीरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मेडुला के पास रहता है। ठीक है, और यही दोनों मिलके बनाती है हमारी बेसिलर आर्टरी। अब हमारी बेसिलर आर्टरी क्या होती है? ये एक लार्ज मीडियल वेसल्स होती है जो कि राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज के साथ मिलकर बनी होती है। इसे हम मिड मेडुलरी लेवल में भी पाते हैं। ये रही हमारी बेसिलर आर्टरी जो कि हमारे राइट वर्टिब्रल आर्टरी और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी से मिलकर बनी है हमारी बेसिलर आर्टरी। फिर आता है हमारा पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो जो हमारी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है वो टर्मिनल ब्रांच होती है बेसिलर आर्टरी की। ये बेसिलर आर्टरी यहाँ से सीधा गई, इसकी टर्मिनल ब्रांच आती है हमारी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो कि राइट और लेफ्ट दो होती हैं। ठीक है, फिर आता है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। जो हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है वो बहुत छोटी होती है, और वो निकली होती है हमारी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से। ठीक है, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जो जंक्शन होता है वहां पे आती है, डिवाइड हो जाती है एंटीरियर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में। ठीक है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से हमारी निकलती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब हमारी जो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज होती हैं वो एक ही होती है। तो जब हमारा जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी बन जाती है और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बन जाती है, तो उसके बाद
के बीच से हमारे निकलता है क्या, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज के बीच में एक छोटा सा जंक्शन होता है जिसे हम एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज कहते हैं। राइट और लेफ्ट दो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज होती हैं जो बीच में कम्युनिकेट करती हैं, उस कम्युनिकेशन को कहते हैं हम एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब हम बात करते हैं स्ट्रोक पे। तो जो स्ट्रोक होता है उसे हम मेडिकल टर्म में सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। काफी जो स्ट्रोक के एक्सपर्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो इसे बोलते हैं सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट यानी कि स्ट्रोक। स्ट्रोक कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक अटैक है। जैसे हमें हार्ट अटैक आता है वैसे ही हमें स्ट्रोक का अटैक आता है, जिसे हम ब्रेन अटैक कहते हैं। और ये क्यों आता है, क्योंकि अभी मैंने जितनी भी आपको आर्टरीज बताई, अगर उनमें आपको ब्लॉक आ गया हो या फिर रप्चर हो गई हो ट्रॉमा के कारण, किसी भी कारण से अगर उनमें खराबी आ गई है, वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो वो स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप करती है। तो जो हमारा स्ट्रोक होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है हमारा इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसमें क्या होता है, जो हमारी ब्लड फ्लो है उसमें रुकावट आ जाती है। जो हमारे ब्रेन का ब्लड फ्लो है उसमें रुकावट आ जाने के कारण हमें स्ट्रोक हो सकता है और उसे हम कहते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। 85% लोगों में इस्चेमिक स्ट्रोक आता है, उसे हम अक्यूट स्ट्रोक भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो इसके 4 टाइप होते हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक के भी 4 टाइप होते हैं। पहला होता है लार्ज वेसल्स अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस मतलब होता है कि कोलेस्ट्रॉल और फैट अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा बन गया है तो वो आपकी आर्टरीज में की वॉल पे इकट्ठा होने लगता है। इकट्ठा होते 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 वो एक बॉल जैसे फॉर्म में वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। उस फैट और कोलेस्ट्रॉल के बॉल जैसे स्ट्रक्चर को हम अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो हमारे इस्चेमिक स्ट्रोक का जो 4 टाइप है उसमें पहला टाइप है आपका लार्ज वेसल्स अथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि बड़ी किसी वेसल में अथेरोस्क्लेरोसिस का बनना। स्मॉल डिसीज यानी कि लेकिनार इन्फ्रांक्स। अब ये जो लेकिनार इन्फ्रांक्स होता है, इन्फ्रांक्स क्या होता है, टिश्यू डेथ हो जाना या नेक्रोसिस होना या सड़ जाना। तो छोटे टिश्यूज अगर सड़ जाते हैं छोटी वेसल्स में तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट बनती है। कार्डियो इम्बोलिक स्ट्रोक। इम्बोल क्या होता है, अगर कहीं पे आपको खून का थक्का जमा है आर्टरी के अंदर या अथेरोस्क्लेरोसिस ही जमा हुआ है, तो अगर उसका कुछ पार्ट टूट के ब्लड के साथ बहते हुए छोटी आर्टरीज में फंस गया तो वो इम्बोलाई बन जाता है। तो कभी कभार कार्डियो इम्बोलिक होने के कारण भी स्ट्रोक आता है। तो ये इसका तीसरा टाइप। फिर आता है हमारा क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक। ठीक है, हमारा आता है क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक। क्रिप्टोजेनिक मतलब होता है एक अनसर्टन ओरिजिन के कारण स्ट्रोक आ जाना। ठीक है, इसका कोई रीजन नहीं है, कुछ नहीं है, एक अनसर्टनिटी के साथ कुछ चीज का डेवलप हो जाना, तो उसे हम कहते हैं क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक। ठीक है, इस्चेमिक स्ट्रोक के 4 टाइप। 50% जो अक्यूट स्ट्रोक होता है वो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। 85% इस्चेमिक स्ट्रोक होता है और 15% हमें अक्यूट स्ट्रोक होता है क्योंकि हेमरेजिक स्ट्रोक के कारण, यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स का फट जाना। ठीक है, जिसे हम अक्यूट हेमरेज कहते हैं। ये जो 2 टाइप होते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक के, इसमें पहला होता है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज और सब एरिकनॉइड हेमरेज। यानी कि इंट्राक्रेनियल हेमरेज मतलब कि सर के अंदर
जो ब्रेन एरिया है उसमें टूट फूट हो जाना हमारी ब्लड वेसल्स का, और सब एरेक्नॉइड मतलब हमारे जो स्कल वाला एरिया है वहां पे हैमरेज हो जाना, जहाँ हमारा सर्कल ऑफ वेलिस रहता है। तो जो हमारा हैमरेजिक स्ट्रोक है 15% अक्यूट स्ट्रोक इसी कारण से होता है, और 5% स्ट्रोक हमारे सब एरेक्नॉइड हैमरेज के कारण होता है। ठीक है, तो 85% रीजन जो है स्ट्रोक होने का वो किस टाइप का होता है, हमारा इस्केमिक स्ट्रोक, 15% हैमरेजिक स्ट्रोक और 5% हमारा सब एरेक्नॉइड स्ट्रोक, सब एरेक्नॉइड हैमरेज के कारण होता है स्ट्रोक। ठीक है, अब स्ट्रोक तब होता है जब हमारे ब्लड सप्लाई में कोई रुकावट आ जाए। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ब्रेन के एरिया का ब्लड सप्लाई रुक जाए, उसमें रुकावट आ जाए, उस कारण से हमारी सेल इंजरी हो जाए या सेल की डेथ हो जाए। तो इसी को देखते हुए स्ट्रोक के जो दो टाइप है उन्हें हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रोक भी कहते हैं। तो अब इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन या टाइप है इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक जो होता है वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। 80 से 85% स्ट्रोक जो होता है वो इस्केमिक स्ट्रोक होता है। ये तब होता है जब आपके ब्लड वेसल्स में कुछ ब्लॉक हो जाए और फ्लो जो है ब्रेन तक जाने का वो रुक जाए। ठीक है, अगर आपका जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन का उसमें कुछ ब्लॉक आ जाए और आपका ब्लड सप्लाई ब्रेन तक जाने से रुक जाए तो उसे हम कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक को डिवाइड करते हैं हम थ्रोम्बोटिक में। थ्रोम्बोटिक क्या होता है, ये ब्लड क्लॉट जो होता है, वो जो थक्का जमने की जो प्रक्रिया होती है उसे ब्लड क्लॉट कहते हैं। तो अगर आपकी मेन ब्रेन की आर्टरीज में या फिर स्मॉल ब्लड वेसल्स में जो कि डीपली प्रेजेंट है आपके ब्रेन में, अगर उनमें ब्लड क्लॉट जम जाए, ठीक है, और वो इस कारण से भी जम सकता है कि कहीं आपको अथेरोस्क्लेरोसिस तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल फैट का भी कहीं थक्का जमा हुआ है और वो टूट के बहते हुए आपके ब्रेन में आ जाए, आपकी स्मॉल वेसल्स में आके अटक जाए, आपकी स्मॉल वेसल्स में आके वो अटक गया तो वहां पे वो थ्रोम्बोसिस का काम करता है। तो मेन आर्टरीज में अगर ब्लड क्लॉट जम जाए या फिर आपके ब्रेन के बीच की छोटी छोटी जो आर्टरीज हैं वेसल से उनमें आके अटक जाए तब आपको थ्रोम्बोटिक इस्केमिक स्ट्रोक आता है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी कैरोटिड आर्टरी के अंदर हम देखते हैं तो ये देखिए ये येलो कलर का जो है इसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा है, इसके बीच में हमारा ब्लड का थक्का जम गया जिस कारण से इसका जो सप्लाई है वो रुक गया। तो ये होता है हमारा थ्रोम्बोटिक इस्केमिक अटैक। फिर आता है हमारा एम्बोलिक। अगर ब्लड क्लॉट या कोई एयर बबल या हमारे पेट का ही कोई टुकड़ा जो अथेरोस्क्लेरोसिस का टुकड़ा होता है उसे पेट ग्लोब्यूल कहते हैं, अगर वो बहते बहते आपके ब्लड वेसल्स में पहुंच जाए जो कि ब्रेन को सप्लाई कर रही है तो उस कारण से भी आपको एम्बोलिक इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। ये देखिए, आपकी कैरोटिड आर्टरी में मान लीजिए ये प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे आके ब्लड क्लॉट अटक गया, यहाँ से अब सप्लाई बंद हो गया, अब ये एम्बोलाई टूट के ऊपर चल जाता गया और ऊपर की भी छोटी सी वेसल्स में आके रुक गया। ठीक है, तो इस कारण से भी हमें एम्बोलिक होने के कारण से भी इस्केमिक जो स्ट्रोक है वो आ सकता है। फिर आता है सिस्टमिक हाइपोपर्फ्यूजन। इसका मतलब होता है आपके ब्लड सप्लाई में कमी आना। ठीक है, अगर आपका ब्लड सप्लाई कम हो गया है तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा, शॉक के कारण हो सकता है या फिर छोटा सा कोई इंसाफ्ट हो गया हो, टिश्यू डैमेज या नेक्रोसिस छोटी वेसल्स में, तो उस कारण से हो सकता है।
क्रॉनिक अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन आ गया हो, यानी कि आपका बीपी एकदम से अनकंट्रोल हो गया हो, बढ़ गया हो, तो उस कारण से क्या होता है कि एक जो हमारा अथेरोस्क्लेरोसिस होता है या लिपोहायलिनोसिस, यानी कि ये हमारी छोटी जो सेरेब्रल स्मॉल वेसल्स होती हैं, उसकी जो आर्टरीज है, हमारी जो वेसल्स हैं, अगर उसमें बहुत ज्यादा थिकनिंग आ जाए, उनका डायमीटर जो है वो कम हो जाए, तो उसे हम कहते हैं लिपोहायलिनोसिस। तो अगर आपका बीपी एकदम से बढ़ जाता है या फिर शॉक लग जाता है या फिर आपका टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो उस कारण से क्या होता है, ये जो हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस हैं या फिर फैट के जो ग्लोब्यूल्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली फ्लो बहने लगते हैं हमारी आर्टरीज में, जिस कारण से हमारा ब्लड सप्लाई कम होने लगता है। ब्लड सप्लाई कम हुआ तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाता है। इस तरीके का जो स्ट्रोक है वो बेसल गैंग्लिया में, इंटरनल कैप्सूल में, थैलेमस में और पॉन्स में देखने को मिलता है। अब आता है वीनस थ्रोम्बोसिस। वीनस थ्रोम्बोसिस जो होता है, वो अगर थ्रोम्बोसिस हो गया है आपकी वेन में, यानी कि ब्लड क्लॉट, जो कि यूजुअली आपकी जो पैर की नसें हैं उनमें देखने को मिलता है, जिसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। अगर डीप वेन में कहीं थ्रोम्बोसिस है तो वो टूट के एक इम्बोलिस का फॉर्म करके आपके ब्रेन में भी बहते हुए आ सकता है। तो ये आपका इस्केमिक स्ट्रोक के 4 टाइप हुए। ये देखिए, वीनस थ्रोम्बोसिस, ये वेन्स में सप्लाई बह रहा है इजीली, पर अगर ये यहाँ पे क्लॉट बन गया, ठीक है, अगर इस तरीके से नैरो स्पेस हो गया तो क्या हुआ, क्लॉट बन गया। इसमें से अगर कुछ टूट के इम्बोलाई बन के ऊपर ब्रेन में सप्लाई हो गया तो भी आपको स्ट्रोक होता है। फिर आता है हमारा हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। हेमरेजिक स्ट्रोक होता है जब आपकी जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाए और उनमें खून बहने लगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आता है इंट्रासेरेब्रल हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें ब्लीडिंग आपके ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है आपका इंट्रासेरेब्रल हेमरेजिक स्ट्रोक। फिर आता है सब एरेक्नॉइड हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें ब्लीडिंग आपके ब्लड वेसल्स जो है वो आपकी ब्रेन सरफेस के पास जो प्रेजेंट है उनमें होता है, एरेक्नॉइड टिश्यूज जो कवर करते हैं हमारी ब्रेन को उसमें। ये देखिए, इंट्रा हेमरेजिक आपके ब्रेन के अंदर, सब एरेक्नॉइड आपके ब्रेन के बाहर। दो हेमरेज जो है, एक ब्रेन के अंदर इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, दूसरा ब्रेन के बाहर सब एरेक्नॉइड हेमरेज। अब हम इसके कॉजेस के बारे में बात करेंगे कि किन कारणों से हमें स्ट्रोक होता है। तो इसके दो मेन कारण होते हैं स्ट्रोक होने के। पहला कि आर्टरी का ब्लॉक हो जाना या आर्टरी का रप्चर हो जाना। ठीक है, मेन वही टाइप जो है वही कॉज है, इस्केमिक स्ट्रोक यानी आर्टरी का ब्लॉक हो जाना और हमारी आर्टरीज का टूट जाना। कुछ लोगों में टेम्पररी डिसरप्शन हो जाता है ब्लड फ्लो का, टेम्पररी कनेक्शन टूट जाता है ब्रेन से ब्लड फ्लो का, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ठीक है, जो कि बहुत लंबे समय के सिम्टम्स नहीं देता है। अब इस्केमिक स्ट्रोक किस कारण से होता है, जो बहुत कॉमन टाइप है स्ट्रोक का वो है इस्केमिक स्ट्रोक। ये होता है क्योंकि अगर आपके ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है वो पतली हो गई हो, उसमें ब्लॉक आ गया हो, ठीक है, उस कारण से आपके ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाता है, वो कम हो जाता है, या तो आर्टरीज पतली हो गई हो या फिर उनमें कोई ब्लॉक आ गया हो, तो उस कारण से वो जो सप्लाई है ब्रेन का वो कम हो जाता है। अब जो ब्लॉक हो गया है, जो नैरो आ गया है ब्लड वेसल में, वो आपके फैटी डिपॉजिट के कारण होता है, जो कि आपकी ब्लड वेसल्स में जमा होते रहते हैं, या फिर ब्लड क्लॉट के कारण होता है, या फिर कोई ब्लड क्लॉट का कोई मलबा हुआ
वो ट्रेवल करते हुए आपके ब्लड के साथ ट्रेवल करते हुए आपके ब्लड की वेसल्स में आके अटक गया हो, स्पेशली ब्रेन की ब्लड वेसल्स में, तो भी आपको इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। ये देखिए, ऐसे अगर कुछ टुकड़ा आके कहीं से अटक गया है तो दोनों तरफ की आर्टरीज का ही सप्लाई रुक जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक होता है तब जब हमारा जो ब्लड सप्लाई है उसमें जो ब्लड वेसल्स है वो टूट गई हो, रप्चर हो गई हो, उनमें लीकेज आने लगा हो। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन हैमरेज होता है वो काफी कंडीशंस के कारण हो सकता है। ब्लड वेसल्स के फटने का जो कारण है वो काफी कुछ हो सकता है। सारे फैक्टर जो हैं वो रिलेट करते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक से। अब हम उनके बारे में देखेंगे कि वो क्या क्या फैक्टर हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक मतलब है कि हमारी ब्लड वेसल्स में टूट फूट हो जाना। अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता है जिनका, अगर उनमें अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन डेवलप हो गई है तो उस कारण से भी उन्हें हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर आपके दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट करता है ब्रेन में, जो कि सीएसएफ में भी क्रिएट होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसमें भी क्रिएट होता है। उस कारण से भी आपको हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। अगर आप ब्लड को पतला करने की मेडिसिन, एंटीकोगुलेंट्स, उसका ओवर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ब्लड को अगर आपने बहुत ज्यादा पतला कर दिया तो भी आपको हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, एंटीकोगुलेंट की मेडिसिन अगर आप बहुत ज्यादा लेते हैं, ओवर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। अगर आपको एन्यूरिज्म है तो एन्यूरिज्म मतलब होता है ब्लड वेसल्स की वॉल के पास किसी एक जगह पे जो उसका कोई वीक स्पॉट है वहां पे एक गुब्बारे जैसा फूल जाना, इस तरीके का। ये देखिए, ये ब्लड वेसल्स आपकी बह रही है। मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल्स इस जगह से पतली हो गई, तो वो सप्लाई ने प्रेशर डाल के उसको ऐसे गुब्बारे जैसा एक शेप दे दिया, जिसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं। ये जो शेप है एन्यूरिज्म, एक टाइम बाद इसका प्रेशर इतना होता है कि ये फट जाता है, जिस कारण से हमें इंट्राक्रेनियल हैमरेज होता है। ये इसका डोम एरिया होता है और ये इसका थैली जैसा आकार जो सेक एरिया होता है। ठीक है, हेमरेज मतलब हमारी ब्लड वेसल्स का रप्चर हो जाना, लीक होने लगना वहां से ब्लड। ठीक है, तो अगर ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं उनका कोई अगर हिस्सा वहां पे वीक है तो वो एक गुब्बारे जैसा आकार ले लेता है, बल्ज बना लेता है, जिसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं। अब आता है ट्रॉमा। एक्सीडेंट अगर हो गया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और उसमें कोई धारदार चीज अगर आपके सर पे लग गई हो, ठीक है, या आपका सर एकदम से बहुत तेज किसी चीज से टकरा गया हो, ठीक है, या फिर एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन इंजरी हो गई हो, तो इन सब इंजरीज का इम्पेक्ट पड़ता है आपकी ब्रेन पे। ठीक है, तो अगर कोई धारदार चीज लग गई तो उसने आपके ब्लड वेसल्स को कट कर दिया या क्लॉट जमा दिया, जो स्ट्रोक का कारण बन गई। एकदम से ब्लड फ्लो रुक गया ब्रेन का, जिसके कारण की स्ट्रोक हो गया। तो एक्सीडेंट या ट्रॉमा जैसी कंडीशंस में भी हमें स्ट्रोक देखने को मिलता है। अगर हमें सेरिब्रल एमाइलॉइड एंजियोपैथी हुआ गया हो तो, ठीक है, अब ये क्या चीज होती है? ये जो सेरिब्रल एमाइलॉइड एंजियोपैथी होती है, इसमें हमारे जो बॉडी का प्रोटीन होता है वो ब्लड वेसल्स की वॉल पे डिपॉजिट होने लगता है। प्रोटीन डिपोजिशन होने के कारण जो हमारी वेसल्स की वॉल होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं, और उस कमजोरी के कारण इजली वहां पे या तो ब्लॉकेज हो सकता है जिस कारण रप्चर हो जाए, या एन्यूरिज्म हो सकता है। ठीक है, प्रोटीन डिपॉजिट अगर होने लगा हमारी ब्लड वेसल्स में तो वहां की जो वॉल है उसमें कमजोरी आ गई, जिस कारण से वहां पे एन्यूरिज्म भी डेवलप हो सकता है, और या फिर वो वॉल जो वीक हो गई है वो खुद ही फट भी सकती है।
उस कारण से भी हमें स्ट्रोक हो सकता है, हेमरेजिक स्ट्रोक। अब जब इस्केमिक स्ट्रोक होता है, यानी कि अगर कोई ब्लॉकेज हो गया है, तो क्या होता है, ब्लॉकेज वाली एरिया का जो वॉल्स होती है उनका साइज बढ़ता जाता है, जिस कारण से एक टाइम बाद हमारे वॉल्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो रुक जाती है और हमारी वेसल्स जो है फट जाती हैं। तो कभी कभार इस्केमिक स्ट्रोक आने के बाद हेमरेजिक स्ट्रोक भी आ सकता है। सबसे रेयर कंडीशन होती है हमारी एंटीरियो वीनस मालफॉर्मेशन के कारण होने वाला स्ट्रोक। आर्टीरियो वीनस मालफॉर्मेशन होता है कि हमारे ब्रेन में जो हमारी आर्टरीज है और जो वेसल्स है वो छोटे छोटे ब्रांचेस देती हैं और एनास्टोमोसिस बनाती हैं, कैपिलरीज बनाती हैं। अगर ये एबनॉर्मली हो गई हो तो, यानी कि पहले तो उन्होंने बहुत कम रेंज में बनाई, उसके बाद एकदम से उन्होंने बहुत जकड़न जैसा बना दिया, ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस उसमें उन्होंने घुमा दी। तो उस कारण से क्या होता है, ब्लड सप्लाई में रुकावट होने लगती है, एक वेसल दूसरे वेसल के ऊपर चढ़ने लगती है, जिस कारण से एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है हमारे ब्रेन में, जिस कारण से हमें हैमरेज हो सकता है। बट ये बहुत कम देखने को मिला है और कम, बहुत रेयर केस में होता है आर्टरियोवीनस मालफॉर्मेशन। अब आता है हमारा ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक। अब जो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होता है, इसे कभी कभार हम मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। ये बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, बस इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो एकदम सिमिलर होते हैं हमारे स्ट्रोक की तरह। कभी कभार इससे हमें परमानेंट डैमेज हो सकता है, पर ये बहुत रेयर कंडीशन है, इससे कभी भी परमानेंट डैमेज नहीं होता है, ठीक है। इससे हमेशा एक टेम्परेरी डैमेज ही होता है और वो होता है क्योंकि हमारे ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई है अगर वो कम हो जाए तो ये कुछ ही मिनट के लिए होता है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट्स, कुछ मिनट के लिए हमें एक मिनी स्ट्रोक आता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन का ब्लड सप्लाई अगर रुक गया हो या कम हो गया हो तो। ये सेम इस्केमिक स्ट्रोक की तरह जो हमारा ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होता है वो भी क्लॉट के कारण या मलबे के कारण आता है, या ब्लॉक हो गया हो कहीं ब्लड फ्लो में आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उस कारण से होता है। ये देखिए ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, ये एरिया, ठीक है, ये आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में मान लीजिए ब्लॉक है। अब ये ब्लड को सप्लाई करिए, तो एक आर्टरीज में ये छोटे छोटे ब्लॉकेज आ गए, मान लीजिए मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में से छोटे छोटे ब्लॉक आ गया, बट ये बहुत छोटे हैं, तो एक रश के साथ ये फ्लो में निकल जाते हैं, पर कुछ टाइम के लिए हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ा कम हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, तो उस कारण से हमें ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक आता है, जिसे हम मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा स्ट्रोक, जिसमें हमने स्ट्रोक में जाना कि हमारे ब्रेन का सप्लाई क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है, स्ट्रोक क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं और इसके कॉजेस क्या होते हैं, हमने ये देखा। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको पसंद आया हो, ये आपको हेल्दी रखे और फिट रखे। थैंक यू सो मच।